हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किसी भी क्लास 10 के स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे कि आपका कोई फेवरेट चैप्टर बताओ, तो वो सिर्फ एक ही नाम लेगा, साइंस 2 का चैप्टर 3, दैट इज योर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो यही चैप्टर को आज हम शुरू करने जा रहे हैं और इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इसमें कौन से टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। तो टॉपिक्स टू स्टडी में सबसे फर्स्ट आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर रिप्रोडक्शन। सही बात, क्या सुना आपने भाई? कुछ तो सुना। रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में हम दो तरीके के रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट देख भैया, डायरेक्ट हम ह्यूमंस में नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको ना थोड़ा अपना सीट बेल्ट एकदम पेशेंटली बैठना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम क्या पढ़ने वाले, असेक्सुअल पढ़ेंगे, फिर हम सेक्सुअल में जाएंगे, फिर सेक्सुअल में हम प्लांट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम ह्यूमंस का पढ़ेंगे। याद रखना ये थोड़ा लेट आएगा, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सेकेंड टॉपिक जो हमारा होगा, दैट इज गोइंग टू बी अवर रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। रिप्रोडक्शन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये एक ऐसा टॉपिक है कि कोई ऐसे कपल्स होते हैं या फिर कोई ऐसे पेरेंट होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई उनके अंदर बोलते हैं ना प्रॉब्लम आ जा रही, तो वहां पर हम क्या करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं। तो वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट योर थर्ड पार्ट, जो आपका थर्ड पार्ट होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि आपको आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। और फोर्थ पार्ट रहेगा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यहाँ तक कि क्लासेस के जो टीचर्स होते हैं ना, वो भी इस टॉपिक को क्या करते थे भाई, तो स्किप करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये टॉपिक भी इस चैप्टर में है। सब रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में इतना खो जाते कि ये टॉपिक को बेचारे भूल जाते हैं, और ये निग्लेक्टेड टॉपिक है। जो निग्लेक्टेड टॉपिक रहेगा वही एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, मैं इसको कवर करवाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइफ प्रोसेस। अगर मैं किसी भी ह्यूमन की बात करता हूं, या अभी यहाँ फिलहाल तो हम ह्यूमंस की बात करेंगे, लेकिन अगर आप किसी भी एनिमल की बात करो या फिर प्लांट की बात करो, तो उनके अंदर तुम्हें ये कुछ कॉमन लाइफ प्रोसेस देखने को मिलेंगे। दैट इज योर फर्स्ट न्यूट्रिशन, फिर मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, देखो ये हमारा फेवरेट टॉपिक है, फिर एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। ये सब लाइफ प्रोसेस डेली लाइफ में चल रहा है। तो हमारी बॉडी में जो लाइफ प्रोसेस होते हैं ना, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी में भाई? तो दो कैटेगरी। एक होते हैं हमारे एसेंशियल। एसेंशियल मतलब क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ, इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी तो जरूरी। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन जैसे इंपॉर्टेंट है, सांस तो लेना है ना मुझे। बट ये जो रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है, ये मेरा एक्सेसरी में आ जाता है। किसमें आ जाता है? एक्सेसरी, या फिर आप बोल सकते हो नॉन एसेंशियल। हालांकि ये एसेंशियल है, बट ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मर ही जाएंगे। बट यहाँ पर अगर तुम चेक करो, अगर मैं रेस्पिरेशन नहीं करूं, सांस नहीं लूं, तो मैं मर जाऊंगा। यस, इसका मतलब ये मेरे जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो उससे मेरे लाइफ का कुछ लेना देना नहीं। ऐसा नहीं कि मैं रिप्रोडक्शन नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मेरी जनरेशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो अगर मुझे मेरी जनरेशन को बढ़ाना है, क्या बोला मैंने? मेरी जनरेशन को बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? तो रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एसेंशियल वाले नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एसेंशियल वाले अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 में। उसके अंदर आपने रेस्पिरेशन भी पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ा, न्यूट्रिशन वाला पार्ट भी पढ़ा, बराबर। और ये चैप्टर, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पार्ट 2। पार्ट 2 में आप क्या पढ़ोगे? रिप्रोडक्शन के बारे में, और जो कि आपका क्या है? एक्सेसरी है। एक्सेसरी मतलब क्या? उतना एसेंशियल नहीं है, पर ठीक है, एसेंशियल है टू मेंटेन दी जनरेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ह्यूमन मेनी लाइफ प्रोसेस आर प्रेजेंट, बराबर है, बहुत सारे। बट रिप्रोडक्शन डज नॉट help the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of that organism। तो मैंने आपको क्या बोला कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है, वो हमको जिंदा रहने में हेल्प नहीं कर रहा है भाई। ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, अभी तो मैंने बताया। बट वो हमें क्या करेगा? मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, हमारी जनरेशन को क्या करेगा भाई? तो आगे बढ़ाएगा। जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई कि हम रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ने वाले। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? बहुत लोगों को अगर आप पूछेंगे ना रिप्रोडक्शन का असली मतलब, उनको पता ही नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज।
सेम स्पीशीज का मतलब क्या, देख भाई, अगर एक मैन और एक वुमेन, बराबर, इनका अगर बेबी हो रहा है तो वो भी तो इंसान ही, मतलब ह्यूमन ही रहेगा ना, क्योंकि ये लोग भी ह्यूमन है। ऐसा थोड़ी है कि ये मैन और ये वुमेन और ये मिलके किसी जन्म दे रहे हैं, किसी बिल्ली को, कैट को जन्म दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये नया ऑर्गेनिज्म तो बन रहा है, बराबर, बट इस नए ऑर्गेनिज्म का जो स्पीशीज होगा वो क्या होगा, सेम होगा बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, चलो ये डायग्राम से देखते हैं। देखो, ये फीमेल, ये मेल, अब इनका स्पीशीज क्या है, दे आर होमोसेपियन, मतलब दे आर ह्यूमंस। ये क्या है, होमोसेपियंस, मतलब ये लोग क्या भाई, तो इंसान है। तो इनका जो बच्चा होगा वो भी तो इंसान ही होगा, बिल्ली थोड़ी होगा, कुत्ता थोड़ी होगा। तो इनका जो बच्चा होगा वो भी तो सेम स्पीशीज से होगा, और यही वो जो स्पीशीज आ रही है वो इनसे ही आ रही है। तो ये जो पेरेंट है, पेरेंट को हम क्या बोलते हैं भाई, तो एग्जिस्टिंग स्पीशीज। क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग स्पीशीज बोलेंगे, याद रहेगा क्या, पेरेंट को क्या बोला मैंने, एग्जिस्टिंग स्पीशीज। और यही एग्जिस्टिंग स्पीशीज से हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब न्यू स्पीशीज का क्या हो रहा है भाई, तो जन्म हो रहा है। और इसी प्रोसेस को, ये जो जन्म वाला प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, तो रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। और डिटेल है, बहुत सारी डिटेल्स है, वो हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ये कीवर्ड ऑफ सेम स्पीशीज होना चाहिए बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। याद रखना, पहले कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें से ही आपका नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। अगर मैं ये वर्ड को तोड़ू ना, देखो, अगर मैं ये वर्ड को तोड़ता हूं, ये रिप्रोडक्शन मतलब क्या, रिप्रोड्यूस, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, वापिस से अपनी स्पीशीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, रिप्रोडक्शन। चलो, आई होप आपको ये टॉपिक रिप्रोडक्शन वर्ड, इसका मीनिंग पूरा समझ में आ गया। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि भाई रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर, जो पहले से है ना भाई, पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वही लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो अब देखो, इनका क्या आएगा भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, इनका नया बेबी आ गया, इसका भी स्पीशीज क्या रहेगा, सेम स्पीशीज होगा, बराबर है, सेम स्पीशीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट तो बहुत है, मैंने बोला ना, रेस्पिरेशन भी इंपॉर्टेंट है, सांस लेना तो जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, वो सब जरूरी है, बट उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन भी क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया ना, रिप्रोडक्शन हमें क्या करके देता है, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। अब देखो, रिप्रोडक्शन क्या हेल्प करता है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरियस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो रिप्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ गए हैं और फिर यहाँ से यहाँ और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जो हमारे चेंजेस हुए, दिस चेंजेस, ये जो चेंजेस है, इन चेंजेस के पीछे अगर कुछ है तो दैट इज रिप्रोडक्शन। और उसमें भी यहाँ पर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमको क्या दिखाता है भाई, तो वेरिएशन। इसको बोलते हैं, हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक वेरिएशन। चैप्टर में आगे डिटेल में समझाऊंगा जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, बराबर। तो जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या, जैसे जैसे हमारी स्पीशीज आगे बढ़ते जाती है, स्पीशीज क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। क्या हो रही है, इंप्रूव। जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, हर एक स्टैंडर्ड में आप कुछ ना कुछ चीजें ऐड करते जा रहे हो, वैसे यहाँ पर भी हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में, हर एक जनरेशन में कुछ नई चीजें ऐड होते जाती है, और वो जो नई चीजें रहेंगी वो कहां से आती है, दिस आर कमिंग बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। याद रहेगा। तो इवोल्यूशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, तो रिप्रोडक्शन। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन ऑकर्स मेनली बाय टू मेथड्स। तो दो मेथड हमें देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट मेथड मेरा होगा दैट इज गोइंग टू बी योर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम ये चैप्टर के फर्स्ट पेज पे चल रहे हैं, अभी तक सारा डिस्कशन फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर चल रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड आता है दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, इतना जल्दी मत करो, आगे स्लाइड में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ याद रखना। जस्ट आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा सा बुक लेना है, एक पेन लेना है और बैठ के साथ में नोट डाउन करते जाना है। याद रखना, यही सारे जो तुम्हारे टॉपिक्स है, यही तुमको
नोट्स के फॉर्म में भी हेल्प करेंगे और एग्जाम में भी तुम्हें यही लिखना है, मतलब तुम्हारा साथ साथ में नोट्स भी बनते जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो मेथड से होता है, पहला मेथड असेक्सुअल, दूसरा मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मैं डिटेल में बात करूं, इसमें बात करेंगे भाई, तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो क्या बोला देखो, चलो देखते हैं इनके बीच का, सबसे पहले हम इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं और फिर हम उनको एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। बराबर, सबसे पहले क्या देखेंगे, अभी मैंने असेक्सुअल बोल दिया, मैंने सेक्सुअल बोल दिया, तो इनके बीच का डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए। डिफरेंस पता होगा तभी तो आप क्या कर सकते हो, उनके आगे की स्टडी कर सकते हो। लेट्स सी द डिफरेंस फर्स्ट। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एक एक पॉइंट देखते जाएंगे भाई, धक्का मुक्की नहीं, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर कोई भी गैमेट्स नहीं बनता है। अब अगर गैमेट वर्ड आ गया तो मैं तुमको थोड़ा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दे दूं गैमेट की। चलो गैमेट का ध्यान से सुनो। गैमेट्स हमारे क्या होते हैं, गैमेट्स हमारे होते हैं स्पर्म एंड एग। नॉर्मली हमको जो गैमेट्स मिलते हैं ये कहां पर मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं। हैप्लॉइड मतलब क्या, सिंगल, याद रखना, हैप्लॉइड मतलब क्या, सिंगल। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और चाहिए गैमेट्स कहां पर प्रोड्यूस होंगे, जहां पर मेल और फीमेल होंगे, मतलब दो पैरेंट होंगे। तुम बताओ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पैरेंट होंगे क्या, कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंटर हमारा रहेगा न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी। मतलब क्या भाई, जो मेरा नया बेबी आ रहा है, जो मेरा नया बेबी आ रहा है वो पैरेंट को सिमिलर करेगा, मतलब एग्जैक्ट सिमिलर होगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं अमीबा, या फिर अगर मैं बोलता हूं मेरा क्लोन आपने बना दिया, वैसे ही होगा, उसको हम बोलेंगे एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी। अगर मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हूं तो मेरा जो बेबी आएगा वो एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी क्लोन, जो बोलना है वो बोल, वो बिल्कुल मेरे जैसा हो। बराबर, बट हम तो असेक्सुअल नहीं करते ना भाई, हम कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल, तभी तो मजा आएगा। तो हमारे इसमें क्या होगा देखो, न्यू ऑर्गेनिज्म हैज नो एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी। मतलब क्या मैं मेरे पापा से मैच करता हूँ, तुम देखो तुम्हारे घर में आजू बाजू में कौन है, तुम देखो तुम अपनी मम्मी से मैच करते हो क्या, नहीं मैच करते। पापा से मैच करते हो, नहीं। 50%, 20%, 30% इतना मैच करोगे, 100%, 100% कोई मैच नहीं करेगा। वाई, बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज यूनिपैरेंटल। यूनिपैरेंटल का मतलब क्या होता है भाई, यहां पर एक सिंगल पैरेंट है, एक सिंगल पैरेंट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो पैरेंट लगेंगे, तो इट इज बाय पैरेंटल, याद रहेगा। यूनिपैरेंटल का मतलब क्या हो गया और बाय पैरेंटल का मतलब क्या हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ अभी नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देख लो, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑकर बाय माइटोसिस। अब याद करिए ये माइटोसिस वाला पार्ट ना अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो इस पे भी मेरी एक जल्द वीडियो आ जाएगी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, और माइटोसिस और मियोसिस में होता क्या है एक्चुअली। बट अगर तुम यहाँ पर ये चैप्टर में फिलहाल ये देख के चलो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस होता है, और जो मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो फिर किससे होगा भाई, तो इट इज गोइंग टू टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। याद रखना मियोसिस होंगे तभी यहाँ पर क्या बन रहे तुम्हारे, गैमेट्स बन रहे हैं। और गैमेट्स कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड। ये सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन है, वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मिलेगा। दैट इज योर चैनल, योर ओनली योर चैनल, जीनियस माइंड्स। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारी चीजें यहाँ पर अभी मिलेंगी। अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया, इट ऑकर बाय माइटोसिस एंड इट ऑकर बाय मियोसिस। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ फास्ट प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखोगे तो बहुत फास्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। अब स्लो में मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो ह्यूमंस जो है ना, ह्यूमंस, ह्यूमंस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो उसमें नया बेबी आने के लिए 9 मंथ लगते हैं। कितने मंथ, 9। सिमिलरली अगर मैं एलिफेंट की बात करता हूँ तो एलिफेंट में अगर नया बेबी आ रहा है, एलिफेंट इज ऑल्सो एनिमल, मतलब वो भी क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एलिफेंट अगर अपने बेबी को प्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको लगते हैं 2 years, मतलब इसकी बेबी को आने में 2 years लगते हैं। वहीं पर सिमिलरली अगर मैं सपोज रैट की बात करता हूँ या फिर कैट की बात करता हूँ तो इनको 4 to 5 month अप्रोक्स, याद रखना अप्रोक्स, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा, इतना टाइम लगता है। कि मतलब ये क्या हो गया, इट इज अ स्लो प्रोसेस। पहले जब मैं असेक्सुअल की बात करता हूँ फास्ट प्रोसेस, मतलब क्या कि यहाँ पर बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज को अपनी जनरेशन को बढ़ाने में सिर्फ चाहिए कितना, 120 मिनट है।
मतलब 1 घंटा या फिर 2 घंटा, याद रखा 2 घंटे में वो क्या कर जाते हैं, अपने नंबर को डबल कर जाते हैं, मतलब क्या, उनका बेबी आ जाता है 2 घंटे के बाद। चलिए आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में तुमको क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, तो तुमको यही पॉइंट्स लिखने। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी विद पेरेंट, और यहाँ पर एग्जैक्ट नो एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी। और एक पॉइंट अगर मैं तुमको बताऊं, असेक्सुअल में हमें नो जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ पर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। सेक्सुअल में क्या होगा, देयर इज जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ पर आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। बाकी के पॉइंट्स मैंने लिखे। इट इज यूनिपैरेंटल मतलब वन सिंगल पैरेंट, इट इज बाई पैरेंटल मतलब यहाँ पर कितने पैरेंट्स रहेंगे, 2 पैरेंट रहेंगे। इट ऑकर बाय माइटोसिस, इट यहाँ पर ये गलती से माइटोसिस लिख दिया है, इट ऑकर बाय मियोसिस आएगा, हो जाता है भाई इंसान में। इट इज अ फास्ट प्रोसेस एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस। तो आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर टॉपिक। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उठाएंगे असेक्सुअल को और सेक्सुअल के टाइप्स देखेंगे कि इसमें कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, उसको सब टाइप्स बोलते हैं। नेक्स्ट, चलो अब सबसे पहले ये देखो, ये हमारा दोस्त गोलू, क्या नाम है इसका, ये मेरा फ्रेंड है, बराबर। ये मेरा फ्रेंड कौन है भाई, तो गोलू। अब गोलू हमेशा मेरे से क्वेश्चन पूछता है, और वैसे ही यहाँ पर भी वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि अभी आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया, आपने असेक्सुअल बता दिया, बट ये दोनों का एडवांटेज क्या है। क्या पूछा है लोगों ने, फायदा क्या है भाई, क्यों करना है, फायदा क्या है इसका। फायदा, गोलू गोलू हंस रहा है क्योंकि गोलू गोलू को लग रहा है इसका फायदा मजा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने पे मजा आता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत डायरेक्शन में मत जाओ। गोलू भाई को मैं इधर पकड़ के रखता हूँ, गोलू भाई को अब समझाना पड़ेगा। गोलू भाई ने पूछ दिया व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल। फर्स्ट एडवांटेज, नो जेनेटिक सिमिलैरिटी है भाई, यहाँ पर जेनेटिक सिमिलैरिटी नहीं होती है, बराबर। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है, सेकेंड, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ये इसका क्या है, एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज भी बता देता हूं मैं। डिसएडवांटेज की बात करेंगे क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन है। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये इसका डिसएडवांटेज है। सिमिलरली अब अगर मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमें क्या देखना पड़ेगा भाई, तो सबसे पहला देखना पड़ेगा एडवांटेज, फिर हमें देखना पड़ेगा डिसएडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या है, इट इज अ फास्ट प्रोसेस, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। क्या बोला मैंने, तो भाई बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। सिमिलरली अगर मैं इसका डिसएडवांटेज देखता हूं तो ये इसका डिसएडवांटेज, ये जो हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा ना इसी का उल्टा रहेगा। यहाँ पर क्या होता है डिसएडवांटेज, जेनेटिक सिमिलैरिटी। आपको आजू बाजू सब लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, अगर सपोज सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आते तो सबके सब सेम दिखाई देते, मतलब मैं भी तुम्हारे जैसा दिखता, तुम भी मेरे जैसा दिखता। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया। ये टेक्स्ट बुक का डीप क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। नॉर्मली हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हैं बट हम इस पे ध्यान नहीं देते, तो मैंने आपको वही बोला कि यहाँ पर सिर्फ टेक्सुअल की चीजें नहीं है, जो एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाएंगी वो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है अकॉर्डिंग टू योर 10th 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन। क्या बोलती पब्लिक, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो चैनल को एक बोलते ना छोटा सा शेयर कर दो, एक लाइक कर दो। चलिए आगे चलते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज सबको समझ में आ गया। सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों का लिख के रख लेना, स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मूव करेंगे, गोलू का डाउट तो क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। सबसे पहले क्या देखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। अब जो मेरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, 2 ऑर्गेनिजम्स में होता है, एक यूनिसेल्युलर में और एक मल्टी सेल्युलर। मैंने क्या बोला, एक यूनिसेल्युलर और एक मल्टी सेल्युलर। अब जब मैं यूनिसेल्युलर में एंटर करूंगा तो यूनिसेल्युलर में भी टाइप है, समझे क्या क्या बोला मैं, यूनिसेल्युलर में भी टाइप है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिसेल्युलर का टाइप। देखो यूनिसेल्युलर में आपको 3 टाइप मिलेंगे। फर्स्ट मिलेगा बाइनरी फिजन, सेकंड मिलेगा मल्टीपल फिजन एंड थर्ड विल बी योर बडिंग। टेंशन मत ले भाई, मैं क्या बोला, तू टेंशन मत ले। क्यों टेंशन मत ले, क्योंकि अभी इसके बाद यूनिसेल्युलर डिटेल में जाएगा, बाइनरी फिजन डिटेल में जाएगा, मल्टीपल फिजन डिटेल में, सब डिटेल में जाने वाले, तो तुम इतना टेंशन ना लो। फिर सिमिलरली
और पूरा वीडियो खत्म होने के बाद जितने भी पार्ट्स है वो देखने के बाद बताना चैप्टर समझा या नहीं समझा। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है मल्टी सेल्यूलर का, मल्टी सेल्यूलर में ज्यादा है। पहला आएगा फ्रेगमेंटेशन, फिर आएगा रीजनरेशन, फिर आएगा बुडिंग, उसको हम बडिंग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये इकलौता ऐसा है जो किसके अंदर होता है भाई, तो प्लांट्स के अंदर होता है। और बाकी के सारे जितने मैंने बताया वो सब किसके अंदर होते हैं, एनिमल्स के अंदर होते हैं। और एक लास्ट है दैट इज योर स्पोर फॉर्मेशन। आई होप आपको ये इतना पार्ट पूरा का पूरा समझ में आया, पक्का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। सब फ्लो चार्ट से ऐसी बना के रखिए, एग्जाम में रिवीजन करना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे सबसे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज योर बाइनरी फिशन। अब पहले मैं ना इसका तुम्हें डिटेलिंग बताता हूँ, ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। चलिए मैंने क्या बोला, बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो, और फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। क्या होता है भाई, तो ब्रेक डाउन। टेंशन मत लो, इमेजेस रखे थोड़ी देर के बाद, पहले तुम मेरा सुन लो। बाइनरी का मतलब क्या होगा, दो, और फिजन मतलब ब्रेक डाउन। इसका मतलब क्या, बाइनरी फिशन में जो भी मेरा ऑर्गेनिज्म होगा इसकी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। याद रखेंगे, बाइनरी फिशन बोला तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, दो पार्ट्स में। फिशन का मतलब क्या होता है, टूटना, और बाइनरी का मतलब क्या है, दो। याद रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। देखो, इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। याद रखना ये कब परफॉर्म करते भाई, तो फेवरेबल कंडीशन। अब सर फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, चलो सुनाता हूँ। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है, जब किसी ऑर्गेनिज्म के पास भरपूर, क्या बोला मैंने, भरपूर फूड है, फिर मौसम अच्छा है, मतलब टेम्परेचर इज गुड, पर सामने कोई शिकारी नहीं है, नो प्रीडेटर्स, ऐसे कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं भाई, तो फेवरेबल कंडीशन। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास भरपूर खाना है खाने के लिए, आजू बाजू का टेम्परेचर, मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, सुहाना सफर, सुहाना मौसम चल रहा है, और आजू बाजू में कोई भी प्रेडेटर, प्रेडेटर मतलब क्या, शिकारी नहीं है, तब उस टाइम पर जो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो जो भी रिप्रोडक्शन करता है उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। अब इस बाइनरी फिशन को हम समझेंगे एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर अमीबा। अमीबा के बारे में बात करेंगे, बट देखो जो बाइनरी फिशन है ना, मेरा बाइनरी फिशन, इट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ डिवीजन। सबसे मेन टॉपिक एक्सिस ऑफ डिवीजन क्या होता है, चलो उसको समझ लेते हैं। मैंने आपको बोला कि ये सारी चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, सिर्फ इधर ही ध्यान देने का, इधर ही देख भाई, तुझसे बात कर रहा हूँ, इधर 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 ही ध्यान रखो, इधर उधर भटको मत, भटकोगे टेन भटक जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, एक्सिस ऑफ डिवीजन। अब एक्सिस ऑफ डिवीजन क्या हो समझ लो। देखो सपोज ये मेरा ऑर्गेनिज्म है, इसको मैंने इधर से कट किया, तो जिधर से मैंने कट किया उसको मैं बोलूंगा एक्सिस ऑफ डिवीजन। क्या बोलूंगा भाई, तो एक्सिस ऑफ डिवीजन। याद रहेगा एक्सिस ऑफ डिवीजन क्या होता है, जहां से तू ऑर्गेनिज्म को कट कर रहा है, जिस एंगल से तू कट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ डिवीजन। पक्का बैठ गया दिमाग में, आगे चलू। एक्सिस ऑफ डिवीजन समझ में आया सबको। अब बेस्ड ऑन दिस एक्सिस ऑफ डिवीजन मेरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट बाइनरी फिशन में फर्स्ट एक्सिस ऑफ डिवीजन जो आएगा दैट इज अ सिंपल बाइनरी फिशन। मतलब क्या, इसको तुम कहीं से भी काटो, किधर से भी काटो, इसमें एक्सिस ऑफ डिवीजन होता ही नहीं है एक्चुअल में। आप कहीं से भी कट करोगे तो वो देखो नो एक्सिस ऑफ डिवीजन होगा, यहाँ पर कोई भी एक्सिस नहीं होता, तुम कहीं से भी कट करो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। याद रखना, दो इक्वल पार्ट्स बोला मैंने। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कैसा एक्सिस भाई, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट तुम्हें मिलता है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन, इसमें होगा वर्टिकल एक्सिस। कौन सा एक्सिस भाई, तो वर्टिकल एक्सिस। अब इसको हम सब डिटेल में स्टडी करेंगे। चलो एक बार फटाफट फटाफट फ्लैशबैक पे चलते हैं। मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, चलो मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, मैंने तुमको अभी तक ये बताया, हमने असेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंस बिटवीन देख लिया। फिर मैंने तुमको ये बता दिया कि हम जितना भी रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले वो हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, असेक्सुअल। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है।
पहला जो पार्ट है दैट इज फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद वाला किसके लिए भाई, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बराबर। उसमें भी फिर मैंने स्टार्ट किया कहां से, यूनिसेल्युलर से स्टार्ट किया। फिर मैंने आपको क्या बोला, यूनिसेल्युलर जो है वो बेस्ड होता है, यूनिसेल्युलर में तीन टाइप आपको मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है बाइनरी फिजन मिलेगा, दैट इज बीएफ, ओहो बीएफ। फिर सेकेंड आपको मिलेगा मल्टीपल फिजन, फिर मल्टीपल फिजन के बाद थर्ड जो आपको मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी योर बडिंग। अब इसमें भी मैंने क्या शुरू किया, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बेस्ड होता है किसके ऊपर, एक्सिस ऑफ डिवीजन के ऊपर। किसके ऊपर भाई, तो एक्सिस ऑफ डिवीजन। अब एक्सिस ऑफ डिवीजन में भी इसमें तीन कैटेगरी है, पहला सिंपल बाइनरी फिजन, फिर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, फिर लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। देखो पूरा का पूरा अभी तक जितना हमने पढ़ा है सारा रिविजन इधर है, बराबर। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे और मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। आज का हमारा टॉपिक मैं यहीं तक रखूंगा, सिंपल बाइनरी फिजन है हमारा लास्ट रहेगा। इसके बाद मल्टीपल बाइनरी फिजन और ट्रांसवर्स की खत्म कर दूं सिंपल, चलो ठीक है खत्म कर देते हैं, बहुत शॉर्ट टॉपिक से। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन में मैंने क्या बोला था भाई, नो एक्सिस ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पर हम बुलाएंगे किसको, अमीबा को। किसको बुलाएंगे भाई, तो अमीबा। अमीबा आ जाओ, यस अमीबा हियर। अब अमीबा क्या करेगा, अमीबा को जब फेवरेबल कंडीशन, याद करो मैंने बताया था बाइनरी फिजन कब होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होगा तब, बराबर। तो अमीबा को जब भरपूर खाना मिल रहा है, आजू बाजू में कोई प्रेडेटर नहीं है और इनका टेम्परेचर भी बहुत अच्छा चल रहा है, उस टाइम पर अमीबा क्या दिखाएगा, सिंपल बाइनरी फिजन दिखाएगा। कैसे दिखाएगा वो चेक करो। तो ये भरपूर खाना खाएगा, खाना खा के पूरा एकदम मोटा बीटा हो जाएगा, और अचानक से जब ये मोटा होगा तो इसकी बॉडी में क्या लगेगा, एक कट। क्या लगेगा भाई, तो देखो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, याद रखना। इसकी बॉडी में कट बाद में आता है। सबसे पहले ये क्या करेगा, जैसे इसको भरपूर खाना मिल रहा है तो ये अपने न्यूक्लियस को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब ये न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं भाई, तो कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस को डिवाइड करने के बाद फिर ये क्या करेगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखो न्यूक्लियस दूर दूर जाएगा और फिर ये पूरा का पूरा ऐसा सिकुड़ेगा और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो जब भी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं भाई, तो साइटोकाइनेसिस। और इसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, तो सेपरेट। अब ये जो दो लोग सेपरेट हुए हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई, तो डॉटर अमीबा। क्या बोलेंगे, डॉटर अमीबा। तो आई होप आपको ये सिंपल बाइनरी फिजन समझ में आया कि सिंपल बाइनरी फिजन होता कैसे। सिंपल बाइनरी फिजन में अमीबा है, अमीबा को भरपूर मिल रहा है खाने को, जब भरपूर खाना मिलेगा तो वो क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा। याद रखना, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो मैंने आपको जितना भी रिप्रोडक्शन बताया है, हम फूड खाते हैं, फूड से हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी। क्या मिल रहा है, एनर्जी। अब ये एनर्जी को हम दो तरीके में यूज करते हैं, पहला हमारे डेली एक्टिविटीज को, और जब एनर्जी बच जाता है तब वो कहां पर यूज होता है, फॉर रिप्रोडक्शन। तो अमीबा भी फेवरेबल कंडीशन में क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि उसको जितना खाना चाहिए उसका खाना खाकर हो चुका है, उसकी बॉडी को अब खाना नहीं चाहिए, उतना एनर्जी उसको मिल चुका है। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचा है वो एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज करता है टू डिवाइड न्यूक्लियस, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज करता है टू डिवाइड साइटोप्लाज्म, और ऐसे करके उसके दो डॉटर्स तैयार होगा। समझ में आया क्या, लॉजिक समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, दैट इज योर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन नॉर्मली किसमें आपको देखने को मिलेगा, पैरामोशियम में। किसमें भाई, तो पैरामोशियम। और यहाँ पर होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ डिवीजन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ डिवीजन याद रखना, एग्जाम में ना सब एमसीक्यूज में पूछते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ डिवीजन। चलो देखेंगे कैसे। सबसे पहले तो बुला लिया भाई पैरामोशियम, चप्पल जैसा दिखता है पैरामोशियम। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, मैं इसको ऐसा कट करने वाला हूँ। देखो देखो दिख रहा है यहाँ पर, ये धीरे धीरे यहाँ पर क्या बन रहा है, खाचा बन रहा है, मतलब अब ये ऐसे डिवाइड होना शुरू हो रहा है। बट उसमें भी इसका सबसे पहले क्या डिवाइड होगा, तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा। याद रखना सबसे पहले कौन डिवाइड होगा, न्यूक्लियस, उसके बाद फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म। फिर यहाँ पर देखो आप धीरे धीरे न्यूक्लियस, देखो दो न्यूक्लियस हो गए, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और इसके बाद ये हमें क्या बना के देगा, दो डॉटर सेल्स। तो ये एक्चुअल में इसका जो डिवीजन हुआ है वो कुछ ऐसे हुआ है ना, डिवीजन
एक्चुअल में जो इसका डिवीजन हुआ है ऐसे हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसीलिए ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में जो भी एक्सिस रहता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगेन मेरा पैरामोशियम को भरपूर क्या मिल रहा है, खाना खाने को मिल रहा है। भरपूर खाना खाने के बाद जब उसकी बॉडी में फुल एनर्जी हो जाएगा, अब वो अपनी एनर्जी को क्या यूज करेगा टू डिवाइड न्यूक्लियस। तो जब वो न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और फिर वो एनर्जी को यूज करेगा टू डिवाइड साइटोप्लाज्म। भाई दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, बट मैंने आपको आगे पीछे बताया दोनों साथ में चल रहे हैं। अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, बाहर का साइटोप्लाज्म अंदर अंदर डिवाइड, मतलब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दोनों साथ में डिवाइड होते जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर इनको क्या बन के मिलता है, तो भाई डॉटर सेल्स मिलते हैं, और इन डॉटर सेल्स को हम बोलते हैं डॉटर पैरामोशियम। मतलब ये खुशखबरी है। नेक्स्ट, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अब हम एंट्री लेंगे कहां पर, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन ये आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, तो यूग्लिना के अंदर। यूग्लिना के अंदर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर होता है वर्टिकल एक्सिस ऑफ डिविजन। वर्टिकल एक्सिस ऑफ डिविजन, याद रखना क्या बोला मैंने, वर्टिकल एक्सिस ऑफ डिविजन। अब ये देखो वर्टिकली ये कैसे डिवाइड होगा, तो बुलाएंगे यूग्लिना वाई को। यूग्लिना वाई की एंट्री हो गई। अब देखो ये वर्टिकली मतलब ये ऐसे डिवाइड हो रहा है। वर्टिकली मतलब अभी देखो ये यहां से ऐसे डिवाइड होगा। अगर तुम ध्यान से चेक करोगे, अगर सारा ध्यान लगा के तुम चेक करोगे, तो तुमको ये पता चलेगा कि ये कहां से डिवाइड और कैसे डिवाइड हो रहा है। देखो सबसे पहले तो इसके पास ऐसा एक फ्लैजेला था। अब देखो यहाँ पर दो फ्लैजेला हो गए, बराबर, दो फ्लैजेला हो गए। और देखो यहाँ पर एक न्यूक्लियस दिख रहा था, अब यहाँ पर देखो डबल न्यूक्लियस हो गया, एक इधर और एक इधर हो गया। इसको हम बोलते हैं डिविजन ऑफ न्यूक्लियस। कब करेगा, जब उसको भरपूर खाना मिल गया, भरपूर एनर्जी मिल गई, तब वो एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज करेगा टू डिवाइड द न्यूक्लियस। और फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया मतलब कैरियोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस के बाद फिर नेक्स्ट क्या होता है भाई, तो देखो साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो गया। साइटोप्लाज्म, क्योंकि दो सेल्स बन गए ना, एक इधर बन गया एक इधर बन गया, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। इसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे भाई, तो साइटोकाइनेसिस। देखो डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये मैंने पूरा आपको अच्छा व्यू दिया है। मतलब पहला ये जो फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम में वो स्टार्ट हो रहा है, और नेक्स्ट वाले डायग्राम में ये पूरा पहुंच जा रहा है। देखो यहाँ से ये ऐसे स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर ये देखो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है। अब इसके बाद जब ये सेपरेट होगा यहाँ से, तो आपको कितने ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे भाई, तो 2 न्यू डॉटर यूग्लिना मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2 डॉटर यूग्लिना। तो यहाँ पर ये कैसे डिवाइड हो रहा है, ऐसे स्ट्रेट डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ डिवीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस ऑफ डिवीजन। आई होप आपको समझ में आया वर्टिकल एक्सिस ऑफ डिवीजन क्या बोला मैंने। देखो 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। अब चलो जरा एक बार फटाफट रिवाइज करवा दो। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, बाइनरी फिशन। क्या बोला मैंने भाई, तो बाइनरी फिशन। फिर मैंने आपको बोला बाइनरी फिशन इज बेस्ड ऑन एक्सिस ऑफ डिवीजन। अब ये स्लाइड आपके काम की है, एक्सिस ऑफ डिवीजन, बराबर। अब एक्सिस ऑफ डिवीजन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। सबसे फर्स्ट होता है नो एक्सिस। सेकेंड हमारा जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद नेक्स्ट वाला जो आता है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, बराबर। अब इसके आगे का डिटेलिंग में बताता हूँ, अब ये तुम्हें भरना है। चलो बताओ, नो एक्सिस मतलब कौन सा, सिंपल बाइनरी फिशन, याद रखना सिंपल बाइनरी फिशन। और ये एग्जाम्पल क्या रहता है इसका एग्जाम्पल रहेगा अमीबा। क्या रहेगा, अमीबा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए सिंपल बाइनरी फिशन हो गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा भाई, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। क्या बोला मैंने, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। और इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा पैरामोशियम। क्या बोला मैंने, पैरामोशियम। और वर्टिकल एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पर होता है लॉन्जिट्यूडनल। याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और इसका जो एग्जांपल होता है दैट इज गोइंग टू बी योर यूग्लिना। तो ऐसे करके हमारे तीनों बाइनरी फिशन हमने कंप्लीट कर दिया। और बाइनरी फिशन होता कब है, अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब बहुत ज्यादा ठूसने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा खा लिया है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगा वो एक्स्ट्रा एनर्जी को वो यूज करेंगे फॉर दी रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया, जिसमें हम लोग ने क्या क्या बात कर लिया भाई। तो चलो कौन कौन बताएगा,
सारा का सारा मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया और ये टॉपिक भी समझ में आ गया। तो अभी तक हमने जो बात किया है दैट इज योर सिंपल बाइनरी फिजन, मतलब बाइनरी फिजन वाले टॉपिक के बारे में हमने कंप्लीटली डिस्कशन कर लिया है। अब इसके बाद जब हम मूव करेंगे तो मैं सिंपल के बाद बाइनरी फिजन के बाद आता है मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन, अगेन फिजन का मतलब क्या होता है भाई, तो ब्रेकडाउन मतलब टूटना, और मल्टीपल का मतलब क्या, बहुत सारे पार्ट्स में, याद रखना बहुत सारे पार्ट्स में। और अच्छा, अगर मेरा जो बाइनरी फिजन था वो फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है तो मल्टीपल फिजन कब होगा भाई, तो अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब क्या, इनके पास खाने के लिए नहीं है, या तो बाहर का टेम्परेचर सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर सपोज ये ब्रेक डाउन करते हैं तो इनकी बॉडी क्या हो जाएगी, इनका क्या हो जाएगा, डेथ बिकॉज ऑफ अनसूटेबल क्लाइमेट। सिमिलरली दूसरा हो सकता है कि बाहर प्रेडेटर हो, मतलब शिकारी बैठा है, जैसे ये देख रहा है भाई ये डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जब ये डिवाइड करेंगे ना तो सारी की सारी एनर्जी इनकी डिवीजन में लग जाएगी। याद रखना, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर रहा है तो सारी की सारी एनर्जी उधर लगेगी, तो वो अपने आप को क्या डिफेंड प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके लिए मल्टीपल फिजन के टाइम पे वो क्या करते हैं, ये नॉर्मली कब करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करेंगे, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन कैसे करेंगे, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो अपने आजू बाजू में सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोटेक्शन बनाएंगे। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। It is performed during unfavorable condition. पहला पॉइंट वही है, it is performed during unfavorable condition. Next, अब मल्टीपल फिजन में एंट्री किसकी होती है, ध्यान से सुनना। पहला होता है हमारा पैरेंट सेल। क्या होता है पैरेंट सेल, मतलब इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये एग्जिस्टिंग सेल है। क्या है भाई, तो ये एग्जिस्टिंग सेल। अच्छा, मल्टीपल फिजन भी हमारा कौन दिखा रहा है, अमीबा ही दिखा रहा है, बट अमीबा ये कब दिखाएगा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। यहाँ पर हमको एग्जांपल अमीबा का ही स्टडी करना है। नेक्स्ट देखो, amoeba stops the formation of pseudopodia and thereby the movement whenever there is lack of food or any other type of adverse condition. इसका मतलब क्या, अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब क्या, उसके छोटे छोटे पैर, जैसे अमीबा है तो अमीबा के यहाँ पर देखो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, दैट इज छोटे छोटे उसके क्या है, पैर है। तो वो अपने सूडोपोडिया को क्या कर देता है, स्टॉप। अगर सूडोपोडिया को स्टॉप करेगा तो अगर पैर उसके स्टॉप हो गए तो उसका क्या स्टॉप हो जाएगा भाई, तो मूवमेंट। व्हेनेवर देयर इज लैक ऑफ फूड, क्योंकि खाना है ही नहीं, खाना मिल ही नहीं रहा तो एनर्जी होएगा नहीं, और अगर एनर्जी नहीं है तो वो चलना चाहेगा क्या भाई, नहीं चलना चाहेगा, तो उधर ही स्टॉप कर जाता है। और एनी अदर एडवर्स कंडीशन, एनी अदर एडवर्स कंडीशन में मैंने आपको बताया और क्या एडवर्स कंडीशन हो सकते हैं। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दैट इज, देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये अभी तक तो ऐसे घूम रहा था, अब जब ये स्टॉप कर जाएगा एक ही जगह पर तो ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। कैसे फॉर्म में आ जाता है भाई, तो सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट, इट बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो जैसे ही वो स्टॉप करेगा और वो क्या करेगा, अपने आप को कौन से शेप में लेकर आएगा, तो राउंडेड फॉर्म में, एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। आजू बाजू में क्या बना रहा है वो, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी कवरिंग को आगे हम नाम देते हैं, देखो यहाँ पर दिया है, सच एनसिस्टेड अमीबा और एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड अ सिस्ट। मतलब क्या, देखो यहाँ पर दिख रहा है, तो अभी तक ये अमीबा ऐसा था मेरा, अब इसके आजू बाजू में देखो ब्लैक कलर का ये कवरिंग दिखाई दे रहा है सबको। दिस कवरिंग ये इसने खुद से बनाया है, और ये कवरिंग बहुत हार्ड होती है। मतलब क्या, जब तक ये ऑर्गेनिज्म इसके अंदर है तब तक वो क्या है, वेल प्रोटेक्टेड है। और ऐसे टाइम पर ऐसी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं भाई, तो सिस्ट बोलते हैं। याद रखना क्या बोलते हैं, सिस्ट। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं अमीबा नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, सिस्ट बोलूंगा। या फिर हम एक वर्ड यूज करेंगे, एनसिस्टेड अमीबा। क्या वर्ड यूज करेंगे भाई, तो एनसिस्टेड। मतलब क्या, एक ऐसा अमीबा जो कवरिंग सिस्ट के अंदर है। अच्छा, ये नाटक ये कब तक करेगा, ये सिस्ट इसका कब तक रहेगा, जब तक फेवरेबल कंडीशन रिटर्न नहीं आता। याद रखना, जब तक फेवरेबल कंडीशन रिटर्न नहीं आता तब तक वो इसके अंदर ही रहेगा। अब इसके अंदर रहकर वो दो चीजें करेगा, सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा, और बहुत सारे क्या बनाएगा, डॉटर सेल्स बनाएगा, एक नहीं भरपूर बनाएगा। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आएगा तो वो सारे के सारे डॉटर सेल्स को रिलीज कर देगा। चलो चेक करते हैं, देखो क्या बोला मैंने। अब इसके अंदर ये क्या करेगा, मेनी न्यूक्लियर फॉर्म बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन, एंड फिर न्यूक्लियर डिवीजन को फॉलो कौन करेगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो ये दोनों याद रखना, मैंने आपको न्यूक्लियर डिवीजन भी बताया और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी बताया।
एंड दस मेनी अमीबुले आर फॉर्म। अमीबुले मतलब क्या? डॉटर अमीबा। अमीबुले का मतलब क्या होता है भाई? तो डॉटर अमीबा होता है। क्या होता है? डॉटर अमीबा बनेंगे, बराबर। अब इसके बाद चेक कर लो, देखो बहुत सारे अमुबले दिख गए तुम्हें। पहले यहाँ पर एक था, अब यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे सर्कल दिख रहे हैं। ये जो छोटे छोटे सर्कल है इसे हम क्या बोलते हैं? डॉटर अमीबा। क्या बोलेंगे भाई? तो डॉटर अमीबा। और ये एक है, दो है ना, ये तो मल्टीपल है ना। मल्टीपल है मतलब क्या? एक ही सेल मल्टीपल बार टूटा है, इसीलिए उसे हम क्या बोल रहे हैं? मल्टीपल फिजन बोल रहे हैं। आई होप सबको समझ में आ रहेगा मल्टीपल फिजन क्या है और कैसे इसके आंसर्स आपको एग्जाम में लिखने हैं। जो जो पॉइंटर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सारे आपके आंसर्स के पार्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मल्टीपल फिजन, तो आपको डायग्राम बनाना है और वैसी सारी चीजें लिखनी है। इसके बाद ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, ध्यान से सुनना, दे रिमेन इंसिस्टेड टिल देयर आर एडवर्स कंडीशन। मैंने बताया ना, ये कब तक, ये जो छोटे छोटे डॉटर सेल्स बने ये इसके अंदर कब तक इंसिस्टेड रहेंगे? जब तक एडवर्स कंडीशन है। जब तक फेवरेबल कंडीशन रिटर्न नहीं आएगा तब तक वो उसके अंदर क्या रहेंगे? बंधे हुए रहेंगे, ऐसे पूरे के पूरे कवर्ड रहेंगे। चलो नेक्स्ट, सिस्ट ब्रेक्स ओपन ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन। सिस्ट जो है वो क्या होगा? ब्रेक होगा। अगर ब्रेक हो रहा है तो ओपन हो जाएगा ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन। देख भाई क्या बोल दिया लोग ने, फेवरेबल कंडीशन जब आएगा तो सिस्ट ब्रेक और ओपन हो जाएगा। सिस्ट अगर ब्रेक और ओपन हो गया तो बहुत सारे एमुबुले रिलीज हो जाएंगे। एमुबुले क्या हो जाएंगे? रिलीज। और सारे एमुबुले जब अलग अलग जगह जाएंगे तो वो एक नए डॉटर सेल है, मतलब छोटे से बाबू लोग हैं, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे और तो नया अमीबा डेवलप होता है। देखो कैसे दिखा, सिस्ट ब्रेक एंड ओपन हो गया और ये छोटे छोटे अमूबले। अब देखो ये राउंडेड शेप नहीं, अब तक राउंडेड, अब ये अपने औकात पे आ रहा है, अपना शेप ले रहा है। अमीबा है ना, कैसा भी शेप ले सकता है। तो आई होप आपको मल्टीपल फ्यूजन समझ में आया कि हमने क्या क्या बात किया। वापस मैं एक बार आपको समरी इसका करवा देता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले पैरेंट सेल जैसी एडवर्स कंडीशन देखेगा तो वो अपने सूडोपोडिया को स्टॉप करेगा और मूवमेंट, और कौन सा शेप ले लेगा? राउंड शेप ले लेगा। और फिर वो क्या करेगा? अपने आजू बाजू में कवरिंग डेवलप करेगा, कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज सिस्ट। तो इसके अंदर जो अमीबा बैठा है उसको हम बोलेंगे एनसिस्टेड अमीबा। याद करो, बताया था क्या बोला था मैंने? एनसिस्टेड अमीबा, बराबर। अब ये एनसिस्टेड अमीबा अंदर ही अंदर दो चीजें करेगा। सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म। और जैसे ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा तो वो क्या बनाएगा? बहुत सारे डॉटर सेल्स को बनाएगा। किसको बनाएगा भाई? तो डॉटर सेल्स को बनाएगा। और ये डॉटर सेल्स इसके अंदर कब तक रहेंगे? जब तक फेवरेबल कंडीशन रिटर्न नहीं आता। अब फेवरेबल कंडीशन तो मैंने इस वीडियो में बहुत बार डिस्कशन किया। फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या? भरपूर खाना चाहिए मेरे को, भरपूर खाना। और अनफेवरेबल कंडीशन खाली खाने से रिलेटेड नहीं है, भरपूर खाना होना चाहिए, अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए, अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए और आजू बाजू में कोई भी प्रीडेटर नहीं होना चाहिए। ये चार कंडीशन है फॉर अ फेवरेबल कंडीशन। तो जैसे ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो ये क्या करेगा? सिस्ट को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद ओपन करेगा। ओपन करते ही जितने भी छोटे छोटे डॉटर्स अमीबुले दिख रहे थे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रिलीज। और ये रिलीज होकर अपने इंडिपेंडेंट लाइफ जीना शुरू करेंगे। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहेगा। लास्ट का एक टॉपिक बचा है, दैट इज योर बडिंग। फिर हमारा ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल गेट ओवर। फिर मैं आपको बताता हूँ चैप्टर हम कैसे लेकर जा रहे हैं आगे। चलिए तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? बडिंग। बडिंग इन ईस्ट। अच्छा ईस्ट क्या है? देखो इधर मैंने लिखा है यूनिसेल्युलर फंगस। ये एक्चुअल में क्या पता है क्या? जो तुम बेकिंग सोडा खाते हो, बराबर, उसमें क्या रहता है? ईस्ट रहता है। इसका काम क्या रहता है? ये हमारे जो ब्रेड है, हमारा जो इडली ढोकला है उसको फ्लफी बनाता है। फ्लफी मतलब क्या? स्पॉन्जीनेस प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं बडिंग। ईस्ट जो है वो बडिंग का प्रोसेस करता कैसे। तो यहाँ पर अगेन सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? तो पैरेंट सेल। पैरेंट सेल मतलब ये पप्पा हो गया या फिर मम्मी, जो भी आप बोलो। फिर इसके बाद एंट्री होगी, ये देखो यहाँ पर अंदर जो है, अंदर क्या है भाई? ये क्या है? न्यूक्लियस। तो सबसे पहले कौन डिवाइड होगा? न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस ही सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। तो बोलेगा भाई सबसे पहले मैं डिवाइड होगा। बट मैंने तुम्हें बोला ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है साइटोप्लाज्म नहीं होगा, दोनों साथ साथ में चलते हैं। बट हम बोलने के लिए क्या बोलते हैं? सबसे पहले कौन डिवाइड हो रहा है? न्यूक्लियस। उसके बाद कौन डिवाइड हो रहा है? साइटोप्लाज्म। बट दोनों कैसे चलेंगे? साथ साथ, याद रखना। तो ये हो गया डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। फिर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के साथ ही किसकी एंट्री हो जाएगी? देखो अब तक साइटोप्लाज्म यहाँ पर डिवाइड नहीं होता, देखो यहाँ पर साइटोप्लाज्म एकदम छोटू सा हो गया। एक टाइम आएगा साइटोप्लाज्म यहाँ से कट जाएगा। तो अब यहाँ पर हो रहा है क्या? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म।
डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, रिवाइज कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मेरे साथ ऐसे 2-2 बार बोलते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा। साइटोप्लाज्म बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, बराबर। फिर ये ऐसे ही मल्टीपल प्रोसीजर दिखाएगा। अब ये जो ऊपर वाला सेल है, देखो पहले कैसा था, एक ये बर्ड था। अच्छा एक मिनट, मैं तुम्हें पूरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर कैसा रहेगा कि यहाँ पर मेरा ये एक डॉटर सेल था, बराबर। फिर इसके अंदर क्या हो गया, इसका ये थोड़ा सा ऐसा डेवलपमेंट हुआ तो ये न्यूक्लियस ऐसा डिवाइड हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, ये वाला जो पार्ट था सेपरेट होके ये नेक्स्ट डॉटर सेल बन गया। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट ये फर्दर डिवाइड होगा। मतलब अब ये क्या बन गया, पप्पा, मतलब ये बन गया हमारा पैरेंट सेल, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो ये पैरेंट सेल बन गया था तो ये वापस इसके ऊपर एक बर्ड निकालेगा, फिर वापस ये पैरेंट सेल बनेगा और वापस, तो ऐसे करके इनका जनरेशन आगे जाता है। और जब ये सब सेपरेट हो जाएंगे तो वो बन जाते हैं न्यू ईस्ट। तो यहाँ पर तुम्हें देखो बैकग्राउंड में जो इमेजेस दिख रहे हैं उसमें हमेशा तुमको ऐसे जुड़े हुए दिखेंगे। देखो इधर दिख रहा है, पीछे जो इमेजेस दिख रहा है वो इसके अंदर देखो ऐसे जुड़े हुए दिख रहे हैं। क्यों जुड़े हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये ऐसे बडिंग का प्रोसेस करते रहते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे डॉटर ईस्ट सेल। याद रहेगा बडिंग का प्रोसेस। एग्जाम में बडिंग अगर पूछेंगे तो यही पूछेंगे कब होता है, इन ईस्ट अ यूनिसेल्युलर फंगस। अब इसका हम थोड़ा थियरी देख लेते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट, बडिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय बडिंग इन अ ईस्ट यूनिसेल्युलर फंगस। उसके बाद ईस्ट सेल प्रोड्यूसेस 2 डॉटर न्यूक्लिया बाय माइटोटिक डिवीजन। याद रखना असेक्सुअल जब भी रहेगा हमेशा माइटोटिक डिवीजन, सो एज टू प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। फिर उसके बाद एंट्री किसकी होती है, दिस ईस्ट सेल इज कॉल्ड एज पैरेंट सेल। मैंने अभी बताया तुम्हें कि ये जो ईस्ट सेल है, कौन सा सेल, ये देखो ये जो ईस्ट सेल है जो क्या कर रहा है, अपने न्यूक्लियस को आगे डेवलप कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, तो पैरेंट सेल बोलेंगे। दिस ईस्ट सेल इज कॉल्ड एज पैरेंट सेल। अब आगे बडिंग अगेन, अ स्मॉल बल्ज अपीयर। स्मॉल बल्ज का क्या मतलब, मैंने ये बोला ना मेरा पैरेंट सेल है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक छोटा सा बल्ज दिखेगा, मतलब ये ऐसा है और इसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा बल्ज दिखेगा। तो मेरा जो न्यूक्लियस है, मेरा जो न्यूक्लियस रहेगा वो इसके अंदर ऐसे एंटर कर रहा है और यहाँ पर ऐसे डिवाइड हो रहा है, बराबर। तो स्मॉल बल्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ पैरेंट सेल, दिस बल्ज इज एक्चुअली बर्ड। ये जो ऊपर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम ही क्या है भाई, तो बडिंग। याद रखना इस प्रोसेस का नाम ही फिर क्या पड़ गया है, बडिंग पड़ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो वन ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लिया एंटर दिस बर्ड। 2 डॉटर न्यूक्लिया मतलब 2 न्यूक्लियस थे, दोनों न्यूक्लियस में से कोई एक न्यूक्लियस इस बर्ड के अंदर क्या करेगा, एंटर। आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ बर्ड सेपरेट्स फ्रॉम द पैरेंट सेल एंड स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंटली एज अ डॉटर ईस्ट सेल। ये हमारे जैसा, देखो जैसे मैं हूं, देखो ये हमारे जैसा कैसा है, अभी हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये मेरे पापा हैं और मैं उनका क्या हूँ, बच्चा हूँ, बराबर। तो अभी मैं इनके साथ जुड़ा हुआ क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूँ। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, तो मैं यहाँ से हट जाऊंगा, तो मेरे पापा अलग हो जाएंगे और मैं अलग हो जाऊंगा, तो मैं मेरी लाइफ अलग से जीऊंगा। तो ऐसा ही किसके अंदर हो रहा है भाई, तो ईस्ट सेल के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, ईस्ट। तो ये एक ईस्ट सेल है, इसके यहाँ पर न्यूक्लियस है। पहले यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जब जैसे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बराबर। और फिर स्लोली ये ऐसे 2 सेल्स बनाएगा, तो एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर। एग्जाम में तुम्हें ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा बडिंग के लिए। और जैसे ही, अच्छा यहाँ पर ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो ये 2 ऐसे आपको सेल्स मिल जाएंगे, जिसमें ये पैरेंट सेल था और ये डॉटर सेल रहेगा। ये पूरे के पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलते हो भाई, तो बडिंग। तो आई होप आपको ये बडिंग का प्रोसेस भी समझ में आया। इसी के साथ हमने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब फर्स्ट पार्ट कौन सा कंप्लीट कर लिया, देखो मैं तुम्हें पूरा अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिविजन। हम चैप्टर को 3 पार्ट्स में लेकर जाएंगे। सबसे पहले हमने चालू किया क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पार्ट्स थे, एक है यूनिसेल्युलर और एक है मल्टीसेल्युलर। तो मैंने यूनिसेल्युलर का पार्ट खत्म किया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा मल्टीसेल्युलर पे, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंटर करेंगे, जिसमें 2 है, पहले है प्लांट्स, उसके बाद है ह्यूमंस। तो पहले प्लांट्स खत्म करेंगे और फिर ह्यूमन। तो टोटली 4 वीडियो आएंगी इसके ऊपर, ये मेन टॉपिक्स के ऊपर, बराबर। और उसके बाद फिर 1-2 वीडियो और आएंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 वीडियोस पकड़ के चलो तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया रहेगा, चैप्टर नहीं समझ में आया रहेगा, टॉपिक समझ में आया रहेगा। यहाँ तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म तक पूरी अच्छे से अच्छे सारी की सारी चीजें समझ में आई रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो भी आपको वीडियोस मैं बना रहा हूँ यहाँ पर इतने अच्छे से, वो सारी की सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए।